तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन से लेकर 10वां क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 6.3 का प्रमेय और उसके बाद पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व करके बता दिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का दूसरा से लेकर 10वां तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए शुरू से मैथ अपने चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एकदम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर इससे पहले हम 5 पाठ तक पढ़ा चुके हैं, इवन 5 क्या 6 पाठ तक पढ़ा चुके हैं। 6.3 हमारा ये चल रहा है। अगर आपको वीडियो एक ही जगह पर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, शुरू से लेकर अभी तक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आकृति 6.35 में, देखिए ये आकृति 6.35 है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें त्रिभुज ओडीसी, कौन सा त्रिभुज, ओडीसी सर्वांगसम, सॉरी सर्वांगसम नहीं, समरूप है ओ बी ए के, यानी ओडीसी ओ बी ए के क्या है, समरूप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो दिया है, पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे दिया है, क्या दिया है आपका, दिया यहाँ पर आपका ये है कि जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ, उसके बाद यहाँ पर डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, यानी त्रिभुज आपका ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। उसके बाद दिया है कोण, यहाँ पर कोण का मान है बी ओ सी बराबर 125 अंश। तो यहाँ पर देखिए बी ओ सी कितना है, 125 अंश है। उसके बाद फिर कहा है कि कोण सी डी ओ, सी डी ओ, यहाँ पर कोण सी डी ओ बराबर कितना है, 70 अंश की। ये दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कोण डी ओ सी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कोण डी ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर डी ओ सी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है डी ओ सी, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कोण डी सी ओ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए डी सी ओ, मतलब ये वाला भी कोण आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद कह रहा है कि कोण आपका ओ ए बी, ओ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ओ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आपका कोण भी क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 3 कोण पूछे जा रहे हैं, डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाला कोण, डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला कोण, ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण आप कैसे निकालोगे, तो चलिए तुरंत हम आपको समझा देते हैं कि आप इस कोण को कैसे निकाल सकते हो। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कोण डी ओ सी का, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कोण डी ओ सी का, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको कौन सा कोण निकालना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले डी ओ सी का मान निकालिए, क्यों, क्योंकि देखिए जो डी ओ सी है ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डी ओ सी, यहाँ लिखेंगे एक सरल रेखा है, ठीक है। ये क्या है, एक सरल रेखा है, और जब ये सरल रेखा है तो कितने अंश का कोण बनाएगा, तो कोण देखिए आपका डी ओ सी नहीं, यहाँ डी ओ बी लिख दीजिए, डी ओ बी 180 अंश का कोण बनाएगा,
कितने अंश का? 180 अंश का। अब ये डी ओ बी दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन सा? एक का है डी ओ सी और दूसरे का है बी ओ सी। तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दीजिए, डी ओ सी प्लस यहाँ पर बी ओ सी, ये बराबर है 180 अंश के। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो डी ओ सी तो हमसे पूछ ही रहा है, उसके बाद बी ओ सी, तो देखिए बी ओ सी का मान दिया है 125 अंश, तो यहाँ पर रख दीजिए 125 अंश बराबर हो गया 180 के। ठीक है, अब 125 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो जब आप 125 को उस तरफ पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगा डी ओ सी बराबर 55 अंश। कितने अंश का हो जाएगा ये? 55 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये देखिए आपका कितना आ गया, ये आ गया 55 अंश का। ठीक है, ये 55 अंश का आ गया। अब हमको पता करना है डी सी ओ, डी सी ओ मतलब ये वाला कोण। तो अगर हम इस वाले कोण को पता करें डी सी ओ को, तो हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज आपका सी डी ओ में, ठीक है, या त्रिभुज ओ डी सी में, कोई सा भी आप नाम बना सकते हो। ठीक है, तो अगर हम कहें त्रिभुज डी सी ओ में, हमने डी सी ओ नाम बता दिया, डी सी ओ में अगर हम बात करें इस वाले कोण की, तो इसका मान है यानी कोण सी डी ओ का मान, सी डी ओ, ये कितना अंश है? 70 अंश है। फिर यहाँ पर बात करें डी ओ सी, यहाँ पर डी ओ सी ये कितना अंश है? 55 अंश है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमसे पूछा है डी सी ओ, डी सी ओ, तो डी सी ओ तो हमको पता ही करना है, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज अगर डी सी ओ में चले तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिए तो मान कितना होना चाहिए? 180। अब इसमें देखिए हमको इसका मान पता है, किसका मान पता है? सी डी ओ का, तो सी डी ओ का मान पता है 70, तो 70 लिख दीजिए। फिर डी ओ सी का मान 55 है तो 55 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोण डी सी ओ और यहाँ 180 अंश, इसको जब आप जोड़ोगे तो 125 अंश आएगा। कितना अंश आएगा? 125 अंश। फिर यहाँ पर प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180। अब 125 को उस तरफ पक्षांतर करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण डी सी ओ बराबर 55 अंश। जब आप घटाओगे तो कितना अंश आएगा? 55 अंश आएगा, यानी इसका भी मान कितना आ गया आपका? 55 अंश आ गया। अब यहाँ पर एक कोण और बचता है, कोण ओ ए बी, ओ ए बी। तो आप जानते हो कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, और जब दोनों समरूप है तो जो मान यहाँ पर C का होगा वही मान A का होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज आपका ODC, ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ये त्रिभुज समरूप है तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे अतः जो कोण आपका यहाँ पर पूछ रहा है ओ ए बी, यहाँ पे लिख दीजिए ओ ए बी बराबर 55 अंश। कैसे ये 55 अंश हुआ? यहाँ पर ये 55 अंश है तो ये भी कितने अंश का होगा? 55। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये जो 70 है यहाँ 70 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो हमारा तीनों आंसर आ चुका है और तीनों का लगभग पूरा का पूरा जो मान आया वो कितना आया? 55, 55 और 55। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर इसको लगा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हम इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगाते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व करेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको एकदम लाजवाब उसका उत्तर मिलेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग
तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा, यहाँ पर ओस्ट आपका ओ डी के होना चाहिए, ठीक है। दोनों जगह ओ बी लिख गया है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है यहाँ पर ए बी और सी डी, यहाँ लिखिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, जहाँ पर जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी सी के, ठीक है। ये आपके किताब में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि अगर इसके विकर्ण यानी ए सी और यहाँ पर बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर। तो हमको सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। अब देखिए हमारे सवाल में कह रहा है कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इसको बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ठीक है। तो हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं, कौन कौन सा, यहाँ पर अगर हम लें तो एक का नाम है त्रिभुज ए ओ बी तथा यहाँ पर दूसरे का नाम है त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। हमने दो त्रिभुज लिया है आपका ए ओ बी और डी ओ सी। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो ये समांतर रेखा है, ए बी और डी सी क्या है, समांतर रेखा। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आप देखो तो ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, और जब ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज आपका समरूप है, किससे, एंगल 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 से। तो यहाँ पर अगर हम दिखाएं, यहाँ पर अगर हम एंगल दिखाएं तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एंगल से अगर दिखाएं तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि जो आपका एंगल है ओ ए बी ये बराबर है, किसके बराबर है, ओ ए बी, यहाँ पर बराबर है ये ओ सी डी के, यहाँ पे लिखिए ओ सी डी के, ये किससे बराबर है, एकांतर कोण से, ठीक है। ये किससे बराबर हो गया आपका, एकांतर कोण से। उसके बाद फिर से अगर आप एंगल दिखाना चाहते हो तो आप एंगल दिखा दीजिए ए बी ओ, यहाँ पर ए बी ओ बराबर है क्या, यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी सी डी ओ के बराबर है। यहाँ पर सी डी ओ ये भी क्या है आपका, एकांतर कोण से, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के या डी ओ सी के, ये किससे बराबर हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब भी हम देखते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि वह त्रिभुज समरूप है, और समरूप किससे होगा,
एंगल 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 से हमसे पूछा है ना कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके बताइए ये त्रिभुज कैसे समरूप हुए, एंगल 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 से। तो यहां पर लिखेंगे अतः जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी, वो समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। किससे? तो यहां पर आप लिख दीजिए एंगल 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 से, यानी आपका कोण 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 से। तो हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध ये करना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। तो आप जानते हो अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख दीजिएगा तब यहाँ पर ओ ए बटा ओ सी, यानी छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ओ बी बटा ओ डी, और यहाँ पर लिख दीजिएगा इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस इसको दिखाना था कि यहाँ पर ये क्या होगा आपका, जब समरूप होगा ये त्रिभुज तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, जिसकी वजह से ये हमारा यहाँ पर जो सिद्ध करना था आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 6.2 में भी मिला है। ठीक है, एक बार नहीं दो दो बार मिला है, प्रश्न नंबर 9वां और प्रश्न नंबर 10वां, जबकि वहां पर हमने उसको किसी और तरीके से सॉल्व करवाया था, यहाँ पर किसी और तरीके से सॉल्व करवाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सवाल करा था वो करा था त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करिए, तो हमने यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग चौथा लगा देते हैं। देखिए चौथा में कह रहा है कि आकृति 6.36 में, तो आकृति 6.36 यहाँ पर हम लोग आपको बनाकर यहाँ पर दिखाए हैं। कह रहा है यहाँ पर कि अगर आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर के, उसके बाद कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमको दर्शाना है, यानी हमको बताना है कि त्रिभुज पी क्यू एस कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। ठीक है, ये आपका समरूप है, ऐसा हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर हम इसमें देखें तो हमको दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हमारा क्या किया है? दिया है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे दिया है। जब ये दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, और जब ये बराबर कोण है तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए अगर कोण 1 के सामने की भुजा देखें तो पी आर, और कोण 2 के सामने की भुजा देखें तो क्यू पी, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 के, तो लिखेंगे तब भुजा, यहाँ पर जो आपका पी आर है वो बराबर हो जाएगा किसके? क्यू पी के बराबर हो जाएगा, क्यू पी के। कारण बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आपस में यहाँ पर बराबर होती हैं। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सम्मुख कोण की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर पी आर लिखा हुआ है, पी आर, उसके जगह पर आप चाहो तो क्यू पी लिख सकते हो। तो यहां से लिख दीजिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? क्यू टी तो है ये है, जहां पर ये पी आर है
पी आर की जगह पर आप क्या कर सकते हो, पी आर की जगह पर आप क्यू पी लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए क्यू पी। ठीक है, पी आर की जगह पर क्या लिख दिया हमने, क्यू पी लिख दिया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं किसमें, त्रिभुज आपका यहां पर पी क्यू एस, पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, यहां पर लिखेंगे टी क्यू आर में। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो यहां पर कोण की, पहले एंगल की बात करें तो एंगल में अगर आप देखो तब पी क्यू एस, कोण जो आपका पी क्यू एस है वो बराबर है, किसके बराबर होगा, टी क्यू आर के। यहां पर लिख दीजिएगा टी क्यू आर के, कारण ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण कैसे हो गया, देखिए अगर हम पी क्यू एस की बात करें तब वो क्यू आ रहा है, टी क्यू आर की बात करें तब वो क्यू आ रहा है, मतलब क्यू दोनों में है और जो कोण दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ कोण माना जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब भुजाओं का अनुपात देखो, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, बड़ी भुजा का यानी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा बटे छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा क्यू एस बराबर हो जाएगा आपका क्यू टी, यहाँ पे लिख देंगे क्यू टी, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा बटे क्यू पी हो जाएगा यहाँ पर क्यू पी, छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा। इसका मतलब ये है कि इसका कोण भी बराबर है और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हमारा प्रमेय कहता है कि दो त्रिभुजों में अगर एक कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। किससे समरूप हो गया, ये साइड एंगल साइड से, यानी एक कोण बराबर है और दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये आपस में क्या हो गया, साइड एंगल साइड से समरूप हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये बोर्ड पेपर में आ सकता है, इसको आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल लीजिएगा, हो सकता है कि इस साल ये बोर्ड पेपर में पूछ ले। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो यहाँ पर देखिए आपको चित्र किताब में नहीं मिलेगा, आपको चित्र इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चित्र बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए खींच लेते हैं त्रिभुज ऐसे पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, ये जो पी क्यू आर है तो कह रहा है कि इसकी भुजा पी क्यू और पी आर और क्यू आर पर, इसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर, ठीक है, दो बिंदु स्थित हैं जिनका नाम क्रमशः यस और टी है। तो यहाँ पर इसका बिंदु का नाम है यस और इसका बिंदु का नाम है टी। इसको ऐसे मिला दीजिए, जब आप मिला दोगे तो कोण बनेगा। कोण कौन सा बनेगा, कोण बनेगा यहाँ पर P, ये कोण P है। उसके बाद कोण कह रहा है कि RTS की ये बराबर है, कहाँ पर है RTS, देखिए यहाँ पर है RTS, मतलब इस वाले कोण की ये क्या है, बराबर है। तो मतलब ये ऊपर वाला कोण P ये कोण T के क्या है, बराबर है। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, कहाँ पर है आर पी क्यू, देखिए यहाँ पर है आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस के। तो यहाँ पर हमको दर्शाना है, पहले दिया है कोण P जो है वो बराबर है कोण आर टी एस के, यानी ये आपका दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। हमको दर्शाना क्या है,
दर्शाना है या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है? कि त्रिभुज आपका आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, ये हमको क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए इसको दर्शा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण कौन सा बराबर है। तो कोण एक को पहले बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। ठीक है, अगर हम बात करें कोण की, तो कोण हमारा दिया है पहले कि कोण जो आपका P है वो आर टी एस के बराबर है। ठीक है, यानी एंगल हमारा क्या है, यहाँ पर बराबर है। और दूसरा अगर हम कोण की बात करें तो यहाँ पर देखिए आर टी एस में कोण R को देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आर पी क्यू में भी कोण R को देखिए। तो ये कोण R जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यस आर टी कोण यस आर टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, और ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ये तो आपका दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज के अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लोग एंगल और एंगल इस समरूपता कसौटी से इसको बता सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। किससे? एंगल एंगल से, यानी कोण कोण से। ये आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात इनके तीसरे भी कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज आपका एंगल और एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से हमने लिखा त्रिभुज आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस के। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो हमारा सवाल था बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। समरूपता वाले सवाल में आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचने का है। अगर आपको सवाल में दिख रहा है दो कोण बराबर हैं या भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर है, तो आप सिंपल सा लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि त्रिभुज आपका समरूप है, और वो त्रिभुज समरूप होगा ही। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए हम इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6वां। प्रश्न नंबर 6वां हमसे क्या कर रहा है, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि आकृति 6.37 में, ये आकृति 6.37 यहाँ पर हमने बना रखा है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी ई मतलब ये तिकोना वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी के ये समरूप होगा, ऐसा हमको दर्शाना है। तो चलिए दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है आपका त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ये आपका दिया है। हमको क्या दर्शाना है, हमको देखिए यहाँ पर दर्शाना है, हमको दर्शाना है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज आपका यहाँ पर ए बी सी के। ठीक है, ऐसा हमको दर्शाना है। तो चलिए इसको हम लोग लगा देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें कि त्रिभुज ए बी ई, यहाँ पे लिखेंगे यदि
त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तब होगा क्या? तब यही होगा कि सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो फिलहाल हम लोग भुजा पर फोकस करेंगे। तो अगर आप बात करो त्रिभुज ए बी ई की, तो इसकी भुजा ए ई को देखिए, तब ए ई जो है वो बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए डी के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए डी। ठीक है, कारण आप क्या लिख सकते हो? यही कि त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इतना बात समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें कोण की यानी एंगल की, तो एंगल में आप देखिए ए डी ई में कोण ए आ रहा है, और जब आप त्रिभुज ए बी सी का नाम ले रहे हो तब वो ए आ रहा है। मतलब जो ए है वो दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ऐसे इसको आप लिख सकते हो डी ए ई बराबर है, यहाँ पर किसके बराबर है? बी ए सी के, बी ए सी के। या आप डायरेक्ट कोण ए बराबर कोण ए भी लिख सकते हो। यहाँ कैसे बराबर हो गया? ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यानी ये दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है। और जब ये उभयनिष्ठ कोण है तब हम लोग अगला जो स्टेप लेंगे वो लेंगे भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं के अनुपात में अगर हम देखेंगे त्रिभुज ए डी ई की भुजा जो आपका ए डी है वो, और त्रिभुज ए बी सी की जो बड़ी भुजा है ए बी, ये बराबर होगा यहाँ पर ए ई बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए ई बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो ए डी है वो ए ई के बराबर है क्योंकि त्रिभुज आपका समरूप है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ए बी और ए सी भी आपस में बराबर होंगी? तो अगर आप ध्यान से देखो तो त्रिभुज ए बी ई में भुजा आ रहा है ए बी, और त्रिभुज ए सी डी में भुजा आ रहा है ए सी। इसका मतलब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी भुजा ए बी और ए सी भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी वजह से हमने लिखा ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। तो आपको कन्फ्यूज एकदम नहीं होना है, कोई भी पॉइंट हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पर आपको कन्फ्यूजन हो। ठीक है, हम सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करते हुए एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन, ऐसे समझिए कि इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास इतनी भी फ़ी नहीं होती या फैसिलिटी नहीं होती कि वो कोचिंग पढ़ पाए। ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास मतलब कोचिंग करने के भी पैसे नहीं होते। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल से पढ़कर पेपर में बैठो तो आपको ऐसा कुछ भी न लगे कि हमको नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ वो कंटेंट दे रहे हैं जो आपको पैसे देकर भी शायद उतना अच्छा ना मिले। तो यहाँ पर देखिए ए डी बटा ए बी हो गया, ए ई बटा ए सी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो दोनों त्रिभुज में कोण बराबर हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, बढ़िया लगा लगाने में। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर बढ़ जाते हैं आपके अगले वाले प्रश्न में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है हमसे? आकृति 6.38 में, तो ये रही आपकी आकृति 6.38, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष लंब हैं AD और EC, AD और EC परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। यानी AD और EC बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाना है हमको। क्या दर्शाना है यहाँ पर? पहला जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि त्रिभुज AEP, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज यहाँ पर CDP के। त्रिभुज आपका AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो कहाँ पर है AEP? देखिए यहाँ पर है त्रिभुज AEP, मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CDP के, CDP के मतलब इस वाले त्रिभुज के ये समरूप है, ऐसा हमको दर्शाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज आपका CDP में अगर हम बात करें कोण की, तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ एंगल लिखेंगे, एंगल यानी कोण। यहाँ पर बात करेंगे AEP की, तो यहाँ पर कोण AEP बराबर हो जाएगा किसके? कोण CDP के, कोण CDP के। और ये कितने अंश के बराबर होगा? 90 अंश के बराबर होगा। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि देखो इस तरफ 90 अंश का है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का, और यहाँ 90 है ही। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे 90-90 अंश के। फिर अगला अगर हम एंगल की बात करें, अगला एंगल की बात करें तो आप देखिए APE, कोण APE मतलब ये वाला कोण, ये बराबर हो जाएगा किसके? CPD के। ये बराबर हो जाएगा कोण CPD के। कारण, कारण शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी दो आपका त्रिभुज है और इसमें अगर दो कोण आपके बराबर हैं तो जाहिर सी बात है वो त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा भी कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः त्रिभुज आपका AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। किससे? एंगल, एंगल से। यानी आपका ये जो त्रिभुज है ये क्या होगा? समरूप होगा। किससे? कोण, कोण से। क्योंकि हमने देखा कि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं। पहला ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण यहाँ के कोण के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज में जब दो कोण दो त्रिभुजों के आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है उसके तीसरे भी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा सवाल था इसका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दूसरा सवाल कह रहा है कि त्रिभुज आपका ABD समरूप है किसके? तो त्रिभुज CBE के। तो यहाँ पे लिख दीजिए CBE के, ऐसा आपको दर्शाना है। ठीक है, यानी त्रिभुज आपका ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तो सबसे पहले पता करिए त्रिभुज ABD है कहाँ पर। अगर हम इसको ऐसे मिटा दें, इसको ऐसे मिटा दें तो त्रिभुज आपका ABD कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ABD। तो ABD में कोण D को देखिए, यहाँ पर इस तरफ 90 अंश था तो इस तरफ भी कितने अंश का होगा? 90 ही अंश का होगा। उसके बाद देखिए CBE कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है CBE। तो CBE में E को देखिए 90 अंश का है। इसका मतलब ये है कि ABD में D 90 अंश का है, CBE में E 90 अंश का है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बराबर दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में
अगर हम बात करें कोण का, एंगल की, तो एंगल हमारा क्या है, ए बी डी में कोण डी देखिए, तो इसका नाम ऐसे पड़ेगा ए डी बी। ए डी बी बराबर है आपका बी ई सी के, यहाँ पर बी ई सी के, और ये कितने अंश के हैं, 90 अंश के, ये बराबर है। ठीक है, फिर से अगर हम एंगल की बात करें, तो एंगल में देखिए, जब आप ए बी डी बोल रहे हो तब वो बी आ रहा है, और जब आप सी बी ई बोल रहे हो तब वो आपका बी आ रहा है। यानी जो आपका कोण है ए बी डी, वो बराबर है कोण सी बी ई के, और ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी ये दोनों में आता है। तो जब दोनों में आता है तो इसका नाम पड़ गया उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज के भी दो एंगल आपस में बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये त्रिभुज समरूप होगा। तो लिख दीजिए लास्ट में यहाँ पर, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, इससे एंगल एंगल से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब आपका 4 सवाल है, जिसमें से 2 तो हमने आपको हल करके बता दिया। चलिए 2 जो बचा है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। उससे पहले हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर इसके जो 2 प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी के, ऐसा आपको दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए इसको दर्शा देते हैं। कैसे दर्शाएंगे आप, कहाँ पर है ए ई पी, देखिए यहाँ पर है ए ई पी मतलब ये वाला त्रिभुज, और ए डी बी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ऐसा आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो चलिए इसको दर्शा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, यानी दोनों त्रिभुजों में हमने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया। बात करते हैं एंगल का, यानी कोण का। तो जब आप बात करोगे ए ई पी में, तो कोण ई को देखिए 90 अंश का है, और जब बात आप करोगे ए डी बी में, तो ए डी बी में जो डी है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है, मतलब ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के, और ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। फिर से अगर आप देखो तो दोनों में देखिए, जब आप ए ई पी बोल रहे हो तब वो ए आ रहा है, उसके बाद जब आप ए डी बी बोल रहे हो तब वो ए आ रहा है। इसका मतलब ये जो कोण ए है ये आपस में मतलब उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल में कोण आपका क्या हो जाएगा, ई ए पी, ई ए पी। और अगर आपको न समझ में आए तो आप डायरेक्ट कोण ए बराबर कोण ए लिख देंगे, तब पर भी काम हो जाएगा। हालांकि आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी ए बी, डी ए बी, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। एक तो आपका 90 अंश का निकला, दूसरा उभयनिष्ठ निकला। तो आप जानते हो आपका त्रिभुज अब सर्वांगसम है, सर्वांगसम का नहीं है, समरूप है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, किससे, एंगल एंगल से, यानी कोण कोण से हमारा ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका तीसरा। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज बीईसी के, यहाँ पर बीई
सी के। ऐसा आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो चलिए इसको दर्शा देते हैं। कहाँ पर है पीडीसी, देखिए यहाँ पर है पीडीसी, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। उसके बाद कह रहा है कि बीईसी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है बीईसी, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, हमको दिखाना है कि ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में अगर हम बात करें एंगल का, तो यहाँ पर आप देखो पीडीसी तो डी 90 अंश का है। उसके बाद यहाँ पर बीईसी, बीईसी ये भी 90 अंश का है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कोण पीडीसी बराबर है कोण बीईसी के, और ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो ये आपस में बराबर हो गया। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें फिर से कोण यानी एंगल, तो कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा, देखिए जब आप पीडीसी बोल रहे हो तो इसमें सी आ रहा है, और जब आप बोल रहे हो बीईसी तब पर भी सी आ रहा है, मतलब सी जो है ये दोनों में कॉमन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डीसीपी, ऐसे कोण डीसीपी बराबर होगा बीसीई के। तो यहाँ पे लिख दीजिए बीईसी, ये आपका उभयनिष्ठ कोण है। ये कौन सा कोण है आपका, उभयनिष्ठ कोण है। और जब ये उभयनिष्ठ कोण है इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दोनों कोण बराबर हैं तो हमारा त्रिभुज समरूप है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ जगह है, लिख दीजिए अतः त्रिभुज आपका पीडीसी, पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। आप लिखना चाहो एंगल एंगल से लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 7वां प्रश्न था, 7वां प्रश्न में कुल 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न हमने आपको बहुत ही डिटेल में सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं, और अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है हमसे, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए दर्शा देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा कुछ समांतर चतुर्भुज दिखेगा, जिसमें भुजा का नाम A, B, C और D है। कह रहा है कि इसमें जो भुजा AD है इसको बिंदु E तक बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर भुजा AD को ऐसे बिंदु E तक बढ़ा दिया जाता है। फिर E को B से ऐसे मिलाया जाता है, E को B से मिलाया जाता है। जब E B से मिलने चलता है तो वह CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बिंदु CD को क्या करेगा, F पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हमको क्या करना है, दर्शाना है कि यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है, यानी यहाँ लिखना है आपको, दर्शाना है त्रिभुज ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। यानी ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। यही हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, देखिए कहाँ पर है त्रिभुज ABE देखिए यहाँ पर है ABE, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज जो तीन कोना सा दिख रहा है ABE। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा है CFB। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ऐसा हमको दर्शाना है। तो चलिए दर्शा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। अब इन दोनों में कोण अगर बराबर करना चाहें तो हम लोग कोण ऐसे बराबर कर सकते हैं। देखिए आप जानते हो ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के
समांतर होती हैं, और जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, उसको ऐसे तिर्यक रेखा काट रहा है तो उसका एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर कोण बी को, यानी त्रिभुज ए बी ई के कोण बी को देखें और त्रिभुज सी एफ बी के कोण एफ को देखें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे? एकांतर अंतःकोण से। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण सी एफ बी। कारण, कारण ये लिख दीजिए एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, एकांतर अंतःकोण से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा, अगर हम एंगल बराबर करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के। कारण यहां पर ऐसे लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका देखिए दोनों एंगल से आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज आपका समरूप होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, यहाँ पर एंगल से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सरल तरीके से समझ भी गए और हल भी कर लिए। ठीक है, चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आता है, इसको आप ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल लीजिए, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भी समझाएंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, कर है आकृति 6.39 में। तो ये रही आकृति 6.39। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी ए बी सी ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, जिनके कोण बी और यम समकोण हैं। यहाँ पर देखिए बी और यहाँ पर देखिए यम, ये दोनों क्या हैं, समकोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम सिद्ध कर लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो कहाँ पर है ए बी सी, देखिए यहाँ पर है ए बी सी और दूसरा क्या है ए एम पी। तो अगर इन दोनों में आप देखो तो कोण बी और कोण एम ये दोनों आपके समकोण हैं। तो अगर हम चलें यहाँ पर ऐसे लिखें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, तो एंगल की अगर हम बात करें यानी कोण की बात करें तो यहाँ पर कोण क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए एम पी के, और ये कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, जब आप त्रिभुज ए बी सी पढ़ते हो तो आपको कोण ए दिखाई देता है, और जब आप त्रिभुज ए एम पी पढ़ते हो तब वो आपको कोण ए दिखाई देता है। मतलब जो कोण ए है आपका वो दोनों में उभयनिष्ठ है, और जब दोनों में उभयनिष्ठ है यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर यम ए पी के, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है, उभयनिष्ठ हैं। तो लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण, यानी ये आपका त्रिभुज अगर देखें तो
दो कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो हम लोग लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। किससे? एंगल से। पहला हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व हो चुका, यानी ये आपका त्रिभुज समरूप हो चुका। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यहां पर सी ए बटा पी ए बराबर यहां पर बी सी बटा एम पी। तो कहां पर है सी ए बटा पी ए? देखिए यहां पर है सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो ये दोनों आपकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहां पर लिख देना है, सिंपल सा यहां पर ये लिख देना है कि त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। और आप जानते हो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो लिख दीजिएगा अतः, यही जो सिद्ध करना है सेम टू सेम इसी को छाप दीजिएगा, मतलब इसी को लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सी ए बटा पी ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा एम पी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कारण यहाँ आपने ऊपर लिख ही दिया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और समरूपता का नियम यही कहता है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण या उनके संगत भुजा या दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये संगत भुजा की बात कर रहा था, तो संगत भुजा जो है आपका वो आपस में क्या हो गया? यहाँ पर बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो कह रहा है उसको यहाँ पर चित्र में बना लेते हैं, क्योंकि हमारे किताब में इसका चित्र तो दिया नहीं है। यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले आपके पास कोण ए सी बी होना चाहिए। तो हम लोग कोण ऐसे खींचेंगे, इसका नाम है ए और इसका नाम है सी और इसका नाम है बी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक और कोण खींचिए जिसका नाम आप रखिए यहाँ पर, इसका नाम है ई, यहाँ पर जी और ये आपका एफ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसके समद्विभाजक हैं डी और एच। समद्विभाजक का मतलब सी से ऐसे खींचेंगे डी को और जी से ऐसे खींचेंगे एच को, ये समद्विभाजक हैं। इसका मतलब ये है कि कोण आपका जो सी है वो दो बराबर भागों में ऐसे बट गया है, ऐसे जो कोण आपका जी है वो भी दो बराबर भागों में बट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको भी आप ऐसे मिला दीजिए, तो आपको दो त्रिभुज बनता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है, तो आपको दो त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। एक का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी। तो कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ए बी सी, ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी ये त्रिभुज बन गया। अब हमको क्या कह रहा है कि जब दो त्रिभुज बनते हैं तो इनमें भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो ए बी पर स्थित है डी और एफ ई पर स्थित है एच। ठीक है, ये तो रहा चित्र की बात। अब हमको आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी ये दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, त्रिभुज एफ ई जी के।
ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो ये उल्टा है, ए बी सी सीधा, एफ ई जी उल्टा, यानी यहाँ पर हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ चल रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। ठीक है, जब ये समरूप हैं तो हमको क्या दिखाने के लिए कह रहा है यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला पहला प्रश्न यही है कि जो आपका जी डी है, सी डी है, सॉरी जी डी नहीं है, सी डी है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी एच, जी एच, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, ए सी, बटा यहाँ पर हो जाएगा एफ जी। तो कहाँ पर है ये सी डी, देखिए यहाँ पर है, सी डी बटा जी एच बराबर होगा ए सी, ए सी बटा एफ सी, बटा एफ, आपका यहाँ पर एफ सी नहीं एफ जी होना चाहिए, एफ जी है। ठीक है, एफ जी, ये आपस में भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ऐसा आपको दर्शाना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज यहाँ पर एफ ई जी के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो जाहिर सी बात है इनका जो विकर्ण है या इनका माध्यिका शीर्षलंब है और इनकी भुजा का अनुपात ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख दें, लिख ये दें कि यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा, एक का नाम देखिए यहाँ पर, देखिए सी डी है और जी एच है, सी डी है और जी एच है, फिर यहाँ पर ए सी है, ए सी है मतलब ये वाला त्रिभुज, एफ जी है मतलब ये वाला त्रिभुज, इन्हीं को हमको काउंट करना है। तो काउंट करेंगे कैसे, अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज आपका यहाँ पर ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज यहाँ पर एफ जी एच में अगर हम एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो कोण में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो कोण ए है वो ई के बराबर होगा, जो सी है वो जी के बराबर होगा और जो बी है वो एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं, और जब समरूप हैं तो जाहिर सी बात इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी जो ए है वो ई के बराबर हो जाएगा, सी जो है वो आपका जी के बराबर हो जाएगा और जो बी है आपका वो बराबर हो जाएगा एफ के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। अब अगर हम कोण की बात करें तो कोण में हम ऐसे कह सकते हैं, कोण ए सी डी बराबर होगा एफ जी एच के, एफ जी एच के। क्यों ये बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, ये जानते हो कि जो आपका ए सी डी है वो कोण सी का समद्विभाजक है, यानी कोण सी और कोण जी आपस में बराबर होंगे तो जाहिर सी बात इनके समद्विभाजक भी आपस में बराबर होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण सी तथा कोण जी के समद्विभाजक, समद्विभाजक। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम एंगल की बात करें तो जब आप बात करते हो ए सी डी का तो कोण ए आता है, और जब आप बात करते हो यहाँ पर आपका एफ जी एच का तो कोण एफ आता है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी जो ए वाला है वो एफ वाले के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि देखिए उल्टा चल रहा है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर एफ ई जी, मतलब ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, एफ वाले के, और बी वाला ई वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि जो कोण ए है आपका वो कोण एफ के क्या है, बराबर है। कारण, कारण यहाँ पर यही है कि त्रिभुज आपका ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आपका एफ ई जी के। यहाँ पर लिख दीजिएगा एफ ई जी के, ये आपका आपस में क्या है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो ये आपका सर्वांगसम नहीं समरूप है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल एंगल से आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ
जी एच के, किससे? एंगल एंगल से। जब एंगल एंगल से ये समरूप है इसका मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे तब भुजा यहाँ पर सी डी बटा हो जाएगा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तब भुजा लिखने के बाद जो आपको सिद्ध करना है वही लिख दीजिएगा। कारण ये है कि आपने दिखा दिया कि ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और जब ये समरूप हैं तो जाहिर सी बात है इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे ये वाले सवाल को, क्योंकि अभी इसमें 2 सवाल और भी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है यहाँ पर त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तो कहाँ पर है डी सी बी? देखिए यहाँ पर है डी सी बी, मतलब ये वाला त्रिभुज। उसके बाद एच जी ई मतलब ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ऐसा आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल की, कोण की, तो देखिए जो डी सी बी होगा वो बराबर होगा एच जी ई के। एच जी ई के क्यों? क्योंकि जो कोण C है वो G के बराबर है, तो जो इसके समद्विभाजक होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर। जैसे इसका समद्विभाजक क्या है आपका? डी सी बी बराबर है एच जी ई के, एच जी ई के। ठीक है, ये बराबर हो गया। दूसरा अगर हम एंगल की बात करें यहाँ पर, दूसरा एंगल की बात, तो जब हम लोग डी सी बी में बोलते हैं तो कोण B दिखाई देता है, और जब हम लोग बोलते हैं एच जी ई में तो कोण E दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के सर्वांगसम है, सर्वांगसम नहीं समरूप है। तो इसका मतलब ये है कि इनके कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो? डी बी सी बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पर बराबर हो जाएगा एच ई जी के, एच ई जी के, यानी ये आपस में क्या है? बराबर है। कोण बी वाला ई वाले के बराबर है। जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये समरूप होगा। तो लिख दीजिए अतः त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। एंगल एंगल से आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये हमारा हो गया दूसरा का हल। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा दें फिर समझाएं। चलिए यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो कहाँ पर है डी सी ए? देखिए यहाँ पर है डी सी ए, मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है एच जी एफ के, एच जी एफ के, मतलब इस वाले त्रिभुज के। तो ये आपका क्या होगा? समरूप होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुज में तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं, यानी कोण की। तो कोण जो आपका डी सी ए है, डी सी ए, ये बराबर होगा एच जी एफ के। ठीक है, कारण कारण वही कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके समद्विभाजक भी आपस में
बराबर होंगे। दूसरा अगर हम एंगल की बात करें, दूसरे में एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो कोण आपका ए है, क्योंकि बात हो रही है डी सी ए का, तो कोण जो ए है वो एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए है एफ के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ई एफ ई जी के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, इसी वजह से ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। किससे? एंगल से। तो इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कुल इसमें 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न को ही हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। 10 तक हमारा हो चुका है। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता क्या है कि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप बिना देरी के उस वीडियो को आराम से देख पाते हो। ठीक है, अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करिए, आगे ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में समय कम है। आप पढ़ाई आराम से करिए, एकदम जो भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते रहिए। हम लोग आपको पढ़ाते हुए मैथ पूरा का पूरा यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि हम जनवरी में प्रैक्टिस सेट आपका शुरू कर देंगे करवाना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आपको आपकी किताब पढ़ा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगवा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में चीज़ें आएंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।